करीब 3.5 दशक तक वह जंगलों में एक छाया की तरह रहा। पुलिस के वायरलेस पर उसका नाम गूंजता था, लेकिन चेहरा शायद ही किसी ने देखा था। उसके सिर पर 1 करोड़ रुपए का इनाम था। सारंडा, कोल्हान और पारसनाथ के जंगल उसके सुरक्षित ठिकाने माने जाते थे। उसके चारों ओर 3 स्तरीय सुरक्षा घेरा रहता था और सुरक्षा एजेंसियां मान चुकी थीं कि उसे पकड़ना आसान नहीं होगा। लेकिन समय का पहिया आखिरकार घूम गया। जिस माओवादी नेता ने वर्षों तक सुरक्षा बलों को छकाया, वही मिसिर बेसरा अब पुलिस की गिरफ्त में है। उसकी गिरफ्तारी केवल एक इनामी नक्सली की गिरफ्तारी नहीं, बल्कि पूर्वी भारत में माओवादी आंदोलन के सबसे प्रभावशाली अध्यायों में से एक के लगभग अंत की कहानी है। नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सेंट्रल गोंडवाना खबर और मैं हूं राघवेंद्र। करीब 4 दशक बाद वही मिसिर बेसरा, जिस पर 1 करोड़ रुपए का इनाम घोषित था, पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों की गिरफ्त में है। जिस आदमी की तलाश में वर्षों तक जंगल छाने गए, जिसके बारे में कहा जाता था कि वह कभी एक जगह 2 रात नहीं रुकता, जिसकी सुरक्षा में 3-3 घेरों का अभेद्य कवच रहता था, वह पूछताछ की मेज के दूसरी ओर बैठा है। उसकी गिरफ्तारी केवल एक व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं मानी जा रही, बल्कि उस माओवादी नेटवर्क पर बड़ा प्रहार मानी जा रही है जिसने कभी झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल की सीमाओं पर फैले जंगलों को अपने प्रभाव क्षेत्र में बदल दिया था। मिसिर बेसरा की कहानी किसी फिल्मी पटकथा से कम नहीं लगती। एक साधारण किसान परिवार में जन्मा युवक, सरकारी स्कूल में पढ़ाई, फिर धनबाद के कॉलेज से हिंदी में स्नातक, अज्ञेय और यशपाल जैसे साहित्यकारों को पढ़ने वाला छात्र। बताया जाता है कि उसने पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा में अपनी राजनीतिक जमीन तलाशने की कोशिश की, लेकिन जल्द ही उसे लगा कि यह रास्ता उसके सपनों का नहीं है। इसी दौरान 1985 में गांव में नक्सलियों की एक सांस्कृतिक टोली आई। क्रांतिकारी गीत गूंजे, भाषण हुए, रात खत्म हुई तो वह टोली गांव से निकल गई। कहा जाता है कि उसी टोली के साथ मिसिर बेसरा भी चुपचाप चला गया। वह घर लौटा ही नहीं। यहीं से शुरू हुई उसकी भूमिगत जिंदगी। एक दूसरी कहानी भी उसके जीवन से जुड़ी बताई जाती है। कहा जाता है कि 1986 में प्राथमिक शिक्षक की नौकरी के लिए उससे 8,000 रुपए की कथित रिश्वत मांगी गई। पैसे नहीं थे, नौकरी नहीं मिली और व्यवस्था के प्रति उसका गुस्सा और गहरा हो गया। इस दावे की स्वतंत्र पुष्टि नहीं है, लेकिन यह प्रसंग अक्सर उसके जीवन की कहानी के साथ जोड़ा जाता रहा है। शुरुआती प्रशिक्षण उसे आंध्र प्रदेश में सक्रिय पीपुल्स वॉर ग्रुप से मिला। उस समय नक्सली आंदोलन सीमित संसाधनों वाला था, लेकिन विचारधारा के प्रति प्रतिबद्धता मजबूत थी। वर्ष 2004 में पीपुल्स वॉर ग्रुप और माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर यानी MCC का विलय हुआ और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी का गठन हुआ। इसी दौर में मिसिर बेसरा का कद तेजी से बढ़ने लगा। उसका नाम एक के बाद एक हिंसक घटनाओं से जुड़ता गया। सुरक्षा बलों पर हमले, IED विस्फोट, पुलिस कैंपों पर धावे, हथियारों की लूट और लेवी का नेटवर्क। संगठन के भीतर उसकी पहचान एक रणनीतिकार और ऑपरेशन कमांडर की बनने लगी। धीरे धीरे वह पूर्वी क्षेत्रीय ब्यूरो का प्रमुख बना और बाद में सेंट्रल कमेटी तथा पोलित ब्यूरो तक पहुंच गया। यह संगठन का सर्वोच्च नेतृत्व माना जाता है। उसके प्रभाव का सबसे बड़ा केंद्र बना सारंडा और कोल्हान का दुर्गम इलाका, घने जंगल, पहाड़ियां और सीमावर्ती क्षेत्र। सुरक्षा एजेंसियों के लिए यह इलाका लंबे समय तक चुनौती बना रहा। बताया जाता है कि यहाँ मिसिर बेसरा के लिए 3 स्तरीय सुरक्षा घेरा बनाया गया था। बाहरी घेरे में जन मिलिशिया और सेंट्री पोस्ट, बीच में सशस्त्र कमांडरों के दस्ते और सबसे भीतर ऑटोमेटिक हथियारों से लैस प्रशिक्षित बॉडीगार्ड। उसके ठिकानों तक पहुंचना आसान नहीं था। रास्तों में IED और स्पाइक होल्स बिछाए जाते थे। हर गतिविधि पर नजर रखी जाती थी। इसी दौरान उसका नाम कई बड़े हमलों से भी जुड़ा। सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार उस पर झारखंड, बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में 150 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। हजारीबाग और धनबाद में सुरक्षा बलों पर हमले, जहानाबाद जेल ब्रेक कांड, पश्चिम सिंहभूम में पूर्व विधायक गुरुचरण नायक पर हमले की साजिश, पुलिस और आम नागरिकों की हत्याएं, सड़क निर्माण कंपनियों और ठेकेदारों से करोड़ों रुपए की लेवी वसूली, ऐसे अनेक गंभीर मामलों में उसका नाम सामने आया। इन आरोपों के कारण वह वर्षों तक देश के सबसे वांछित माओवादी नेताओं में शामिल रहा। लेकिन हर साम्राज्य की तरह उसके साम्राज्य में भी दरारें पड़नी शुरू हो चुकी थी।
सुरक्षा बलों ने इस बार सीधी मुठभेड़ के बजाय उसकी जीवन रेखा पर हमला किया। ऑपरेशन मेघाहातुबुरु और ऑपरेशन कोल्हान के तहत जंगलों में लगातार नए सुरक्षा कैंप स्थापित किए गए, रसद के रास्ते बंद किए गए, आईडी नेटवर्क ध्वस्त किया गया, गांव में संगठन की पकड़ कमजोर की गई। धीरे धीरे उसका सुरक्षा कवच टूटने लगा। कभी जिस इलाके में पुलिस प्रवेश करने से बचती थी, वहां अब लगातार सुरक्षा बलों की मौजूदगी रहने लगी। उधर संगठन के भीतर भी हालात बदल रहे थे। कई पुराने कमांडर मारे गए, कई ने आत्मसमर्पण कर दिया। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब उसका भरोसेमंद सुरक्षा तंत्र बिखरने लगा। उसके कई बॉडीगार्ड संगठन छोड़कर भाग निकले। कई कैडरों ने आत्मसमर्पण कर दिया। जिस नेता के चारों ओर कभी अभेद्य सुरक्षा घेरा था, वह धीरे धीरे अकेला पड़ने लगा। और फिर वह रात आई जिसका इंतजार सुरक्षा एजेंसियां वर्षों से कर रही थी। वर्षों तक पुलिस की फाइलों में मिसिर बेसरा केवल एक नाम नहीं था, बल्कि एक पहेली था। कभी वह सारंडा के जंगलों में दिखाई देता, तो कभी कोल्हान के पहाड़ों में, कभी उड़ीसा की सीमा पर उसकी मौजूदगी की सूचना मिलती, तो कभी पश्चिम बंगाल के जंगलों में। हर बार सुरक्षा बल पहुंचते, लेकिन वह कुछ घंटे पहले ही ठिकाना बदल चुका होता। जंगल उसका घर था, रास्ते उसकी पहचान थे और स्थानीय नेटवर्क उसकी सबसे बड़ी ताकत। उसकी गिरफ्तारी की कहानी भी किसी फिल्मी क्लाइमेक्स से कम नहीं है। दरअसल सुरक्षा बलों ने यह समझ लिया था कि मिसिर बेसरा को गोलियों से नहीं, बल्कि उसके नेटवर्क को तोड़कर ही पकड़ा जा सकता है। इसलिए रणनीति बदल दी गई। जंगलों में बड़े ऑपरेशन चलाने के बजाय उन रास्तों पर कब्जा किया गया जहां से उसके दस्ते तक राशन, दवाइयां, हथियार और सूचनाएं पहुंचती थी। एक एक कर सुरक्षा कैंप स्थापित किए गए। वर्षों तक जिस इलाके में माओवादियों का कानून चलता था, वहां पुलिस और सीआरपीएफ की स्थायी मौजूदगी बनने लगी। ऑपरेशन मेघाहातुबुरु और ऑपरेशन कोल्हान के तहत सुरक्षा बलों ने न केवल उसके ठिकानों तक पहुंचने वाले रास्तों पर नियंत्रण स्थापित किया, बल्कि आईडी नेटवर्क को भी व्यवस्थित ढंग से ध्वस्त किया। जंगल के भीतर बने उसके सुरक्षित ठिकाने अब पहले जैसे अभेद्य नहीं रहे। उसके विश्वस्त कमांडर मारे जाने लगे, कुछ गिरफ्तार हुए और कई ने आत्मसमर्पण कर दिया। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब उसके सबसे भरोसेमंद सुरक्षा घेरे में दरार पड़ गई। बताया जाता है कि शीर्ष कमांडर अनल मांझी के मारे जाने के बाद संगठन की सैन्य क्षमता कमजोर हुई। लगातार दबाव के कारण 16 से 18 कैडरों ने आत्मसमर्पण कर दिया। जिन बॉडीगार्डों का काम हर वक्त मिसिर बेसरा की सुरक्षा करना था, उनमें से भी कई संगठन छोड़कर चले गए। एक समय ऐसा आया कि जिसके चारों ओर कभी 3 स्तरीय सुरक्षा घेरा हुआ करता था, वह अपने ही जंगल में सीमित विकल्पों के साथ रह गया। फिर घटनाएं तेजी से बदली। मंगलवार को झारखंड पुलिस मुख्यालय में 16 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया। यह सामान्य घटना नहीं थी। इनमें एक ऐसा नाम भी था जिसे कभी मिसिर बेसरा की सुरक्षा कवच का हिस्सा माना जाता था, उसका बॉडीगार्ड शनिचरवा। सुरक्षा एजेंसियों के सूत्रों के अनुसार इसी कड़ी से ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी मिली जिसने वर्षों से फरार चल रहे मिसिर बेसरा तक पहुंचने का रास्ता खोल दिया। रात होते होते झारखंड पुलिस, सीआरपीएफ और कोबरा की संयुक्त टीम धनबाद और गिरिडीह की सीमावर्ती क्षेत्र की ओर बढ़ चुकी थी। अभियान पूरी गोपनीयता के साथ चलाया गया। इस बार न कोई बड़ा एनकाउंटर हुआ, न घंटों चली गोलीबारी। वर्षों तक सुरक्षा बलों को चकमा देने वाला माओवादी नेता आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया। उसके साथ 25 लाख रुपए का इनामी स्पेशल एरिया कमांडर मेहनत उर्फ मोछू उर्फ विभीषण उर्फ कुर्बा मुर्मू और संगठन का सक्रिय सदस्य गौरव उर्फ सौरव भी पकड़े गए। सुरक्षा एजेंसियां तीनों से लगातार पूछताछ कर रही हैं। माना जा रहा है कि इनसे माओवादी संगठन के बचे हुए नेटवर्क, हथियारों के ठिकानों, आर्थिक तंत्र और सक्रिय कैडरों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां मिल सकती हैं। यह वही मिसिर बेसरा था जिसे कभी पुलिस ने वर्ष 2007 में गिरफ्तार किया था, लेकिन 2 वर्ष बाद 2009 में जब उसे पेशी के लिए ले जाया जा रहा था, तब माओवादियों ने पुलिस पर हमला कर उसे छुड़ा लिया। उस घटना के बाद वह फिर जंगल में गायब हो गया। लगभग 1.5 दशक तक वह सुरक्षा एजेंसियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती बना रहा। उसकी गिरफ्तारी के लिए कई राज्यों की पुलिस और केंद्रीय एजेंसियां लगातार अभियान चलाती रहीं। उसका नाम केवल एक फरार माओवादी नेता के रूप में ही नहीं, बल्कि कई खूनी घटनाओं के कथित मास्टरमाइंड के रूप में भी सामने आता रहा। सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार उस पर पुलिस और अर्धसैनिक बलों पर हमलों, आईडी विस्फोटों, हथियार लूटने, रंगदारी वसूलने, सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने और अनेक हत्याओं सहित 150 से अधिक मामले दर्ज हैं। एनआईए भी कई मामलों में उसके खिलाफ आरोप तय कर चुकी थी। विडंबना देखिए, जिस युवक ने कभी साहित्य पढ़ा, हिंदी में स्नातक किया
और कथित तौर पर एक कटहल के पेड़ को अन्याय के खिलाफ प्रतिरोध का प्रतीक बताया, वही आगे चलकर हिंसा की ऐसी राह पर निकल पड़ा जहां उसके नाम के साथ सैकड़ों मौतों के आरोप जुड़ते चले गए। व्यवस्था से असंतोष की जो कहानी कभी एक पेड़ और एक कथित रिश्वत की घटना से शुरू होती दिखाई गई, वह अंततः बारूदी सुरंगों, AK-47 घात लगाकर किए गए हमलों और खून से रंगे जंगलों तक पहुंच गई। आज जब अधिकांश शीर्ष माओवादी नेता या तो मारे जा चुके हैं, गिरफ्तार हो चुके हैं या आत्मसमर्पण कर चुके हैं, तब मिसिर बेसरा की गिरफ्तारी को सुरक्षा एजेंसियां केवल एक सफलता नहीं बल्कि पूर्वी भारत में माओवादी संगठन की रीढ़ टूटने की दिशा में एक निर्णायक कदम मान रही हैं। कभी जिस सारंडा और कोल्हान के जंगलों में उसके इशारे के बिना पत्ता तक नहीं हिलने की बातें कही जाती थी, वहां आज पुलिस कैंप हैं, सड़कें बन रही हैं और संगठन का प्रभाव लगातार सिमट रहा है। मिसिर बेसरा की गिरफ्तारी केवल एक व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं है, यह उस दौर का प्रतीकात्मक अंत भी है जब सारंडा और कोल्हान के जंगलों में माओवादी संगठन समानांतर सत्ता की तरह काम करता था। कभी जिन पगडंडियों पर बंदूकधारी दस्तों का पहरा था, वहां सुरक्षा बलों के कैंप हैं और सड़कें बन रही हैं। 1 करोड़ के इनामी पोलित ब्यूरो सदस्य का सलाखों के पीछे पहुंचना बताता है कि नक्सलवाद की विदाई लगभग हो चुकी है। झारखंड के जंगल अभी भी वही हैं, लेकिन उनके सबसे चर्चित छाया पुरुष की कहानी अब बंदूक की नली से नहीं, पुलिस की केस डायरी के पन्नों में दर्ज होगी। खबरों की खबर में फिर किसी खबर पर होगी बात। इस तरह की खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा हमेशा की तरह हमें अपनी खबरों पर आपके कमेंट्स का भी इंतज़ार रहता है। नमस्कार।